हाँ भाई। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये दो तरह का होता है। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें से मोस्ट ऑफ द मेंडेलियन डिसऑर्डर हम पढ़ चुके हैं जो अपने सिलेबस में। फर्स्ट वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकेंड वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये सिंगल जीन में म्यूटेशन के कारण या सिंगल जीन में अल्टरेशन के कारण अराइज होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो यहां पे लिखेंगे ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन। ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन। तो सिंगल जीन में अल्टरेशन या म्यूटेशन के कारण ये अराइज होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर फिर टू टाइप्स का जो हम पढ़ चुके हैं। एक तो होता है ऑटोसोमल और दूसरा होता है सेक्स लिंक्ड। क्या? ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल एंड सेकेंड वन इज सेक्स लिंक्ड। ये जो ऑटोसोमल है फिर ये दो तरह का होता है जो ये हम भी पढ़ चुके हैं। क्या है? रिसेसिव और डोमिनेंट। सेक्स लिंक्ड फिर दो तरह का होता है। क्या? रिसेसिव एंड डोमिनेंट। रिसेसिव एंड डोमिनेंट। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है ये किसी सिंगल जीन में अल्टरेशन या म्यूटेशन के कारण अराइज होता है और मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम इजीली पेडिग्री एनालिसिस से ट्रेस कर सकते हैं। किससे? पेडिग्री एनालिसिस से ट्रेस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर वो किसी कारण होता है, वो होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या होता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर। यानी अगर स्टेटमेंट में आ जाए मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर आर मेंडेलियन डिसऑर्डर तो सही है? सही है। अगर पूछा जाए कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में कैसा, रिसेसिव वाला या डोमिनेंट वाला, तो आंसर जाएगा कैसा? रिसेसिव वाला। कैसा होता है भाई? रिसेसिव। यानी मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वो रिसेसिव होता है। कैसा होता है? रिसेसिव होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कैन बी ट्रेस्ड बाय पेडिग्री। कैन बी ट्रेस्ड बाय पेडिग्री नेक्स्ट पॉइंट में क्या? मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर आर रिसेसिव। मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर आर मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर आर व्हाट? रिसेसिव। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये किसी क्रोमोसोम्स, कंप्लीट क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ जाएगा या क्रोमोसोम्स का नंबर घट जाएगा या क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी जिसके कारण क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अराइज होता है। जैसे डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसके अलावा टर्नर सिंड्रोम, ये सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के नाम है। क्लियर है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का कारण क्या है? लिखेंगे caused due to absence or excess or abnormal chromosome। क्लियर? नेक्स्ट अब हम देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का एग्जांपल क्या हो सकता है। तो हम पढ़ चुके हैं हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोनुरिया, ये सब क्या है ना,
मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है, जिसमें से हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, उसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोनुरिया पढ़ चुके हैं। एक और डिजीज जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर में अपने बुक में दिया हुआ है, जो हम नहीं पढ़े थे वहां पे, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे, और वो है थैलेसेमिया। क्या है? थैलेसेमिया। तो एक मेंडेलियन डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे थैलेसेमिया, उसके बाद हम आएंगे किस पे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्यों अराइज होता है भाई? कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम्स और एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और इसके साथ ये चैप्टर खत्म होगा अपना। क्लियर है? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे थैलेसेमिया। थैलेसेमिया जो है ना, वो क्या है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है या ब्लड डिजीज है। तो थैलेसेमिया क्या है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर। क्या है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है। याद करो सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया में ब्लड प्रोडक्शन होता था जितना होना चाहिए, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में ब्लड का क्वालिटी चेंज हो जाता था। यानी जिस आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होना चाहिए, वहां पे आरबीसी का शेप सिकल सेल का हो जाता था। यानी अगर पूछा जाए कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया में क्या डिफरेंस है, तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया दोनों ही ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया क्या है? क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर है। क्या है? क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर है, लेकिन थैलेसेमिया क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर है। क्या है? क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर है। यहां पे क्या होता है ना, ये क्वांटिटेटिव है। यहां पे क्या होता है कि जितना अमाउंट में ब्लड बनना चाहिए उतना अमाउंट में ब्लड नहीं बन पाता है। यहां पे ब्लड सिंथेसिस जो है ना, ब्लड में यानी हीमोग्लोबिन में, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ग्लोबिन चेन्स का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लोबिन चेन्स का बना होता है। तो वहां पे ग्लोबिन चेन्स बनता था, लेकिन कैसा? थोड़ा सा अल्टर्ड ग्लोबिन चेन बन जाता था। ठीक है? यानी जहां पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए वहां पे वैलिन आ जाता था, अगर आपको याद हो तो, बीटा चेन पे। ठीक है? बीटा चेन के 6th पोजीशन पे। लेकिन यहां पे क्या होता है ना, थैलेसीमिया में अल्फा बीटा चेन का, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होते हैं, तो अल्फा एंड बीटा चेन का जो सिंथेसिस होता है, रेट ऑफ सिंथेसिस होता है, वही रिड्यूस्ड हो जाता है। यानी थैलेसीमिया में ब्लड का क्वालिटी वही रहता है, लेकिन क्वांटिटी कम हो जाता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में ब्लड का क्वालिटी चेंज हो जाता है, क्वांटिटी मेंटेन रहता है। यानी सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर है, जबकि थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर है। क्लियर है? तो यहां पे लिखेंगे ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर या डिजीज, ऑटोसोमल लिंक्ड, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर। ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर्स। ये जो थैलेसीमिया है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है म्यूटेशन या फिर डिलीशन। सिंगल जिन का या तो म्यूटेशन या सिंगल जिन का डिलीशन, यानी कंप्लीट जिन डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इसमें होता क्या है, लिखेंगे रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ, रिड्यूस्ड रेट ऑफ synthesis of what? Reduced rate of synthesis of globin chain
या फिर लिखेंगे रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन्स। क्या? वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। मोस्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन के पास दो ग्लोबिन चेन्स होता है, अल्फा और दो बीटा, यानी अल्फा और बीटा चेन। अल्फा या बीटा चेन में से किसी भी एक चेन का, किसी भी एक ग्लोबिन प्रोटीन का, या तो अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन या फिर बीटा ग्लोबिन प्रोटीन का क्या हो जाएगा, सिंथेसिस का जो रेट है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। अगर अल्फा का रिड्यूस्ड हुआ तो उसको बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा का रिड्यूस्ड हुआ तो उसको बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया। देखते हैं, चेन दैट मेक हीमोग्लोबिन, दैट मेक हीमोग्लोबिन, क्लियर है? ये जो थैलेसीमिया होता है दो तरह का होता है। एक होता है अल्फा थैलेसीमिया और सेकंड होता है बीटा थैलेसीमिया। तो अब एक एक करके हम अल्फा थैलेसीमिया और फिर बीटा थैलेसीमिया पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? ये क्या है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब आप समझ गए कि अगर जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए होगा तो किसी भी तरह का डिजीज नहीं होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तब भी किसी तरह का डिजीज नहीं होगा, लेकिन जो मेल या फीमेल होगा वो कैरियर होगा। और अगर स्मॉल ए जीनोटाइप होगा तो पर्सन को क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया हो जाएगा, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स कब जब भी एक्सप्रेस होगा तो होमोजाइगस कंडीशन में ही क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। क्लियर है? तो यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे हम पढ़ते हैं अल्फा थैलेसीमिया। नेक्स्ट हेडिंग देंगे अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया में इसमें अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होता है। क्या? अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होता है, यानी अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो वैसे थैलेसीमिया को बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया। ये जो हमारे ब्लड में अल्फा ग्लोबिन चेन बनता है उसके लिए क्रोमोसोम्स पे दो जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है। क्रोमोसोम नंबर 16 पे दो जीन होते हैं। क्या? क्रोमोसोम नंबर 16 पे दो क्लोजली जीन होते हैं। याद रखना है क्रोमोसोम नंबर 16, ये सारा एनसीईआरटी का डाटा है और ये आपको याद रखना है। ये है क्रोमोसोम नंबर 16, एक मैटरनल क्रोमोसोम और दूसरा पैटर्नल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर 16 पे दो लिंक्ड जीन होते हैं, 1 2 और 1 2। ये दोनों जीन्स के कारण अगर इसमें अफेक्ट होगा, यानी दोनों रिसेसिव कंडीशन में रहेगा, तो उस कंडीशन में पर्सन में अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन जो क्या होगा वो कम हो जाएगा और पर्सन को अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। ठीक है? तो अल्फा थैलेसीमिया का जीन कहां पे रहता है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे। याद रखना है अल्फा थैलेसीमिया का जीन कहां पे रहता है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे रहता है। अल्फा थैलेसीमिया में लिखेंगे अफेक्टेड अल्फा ग्लोबिन चेन। क्या होता है? अफेक्टेड अल्फा ग्लोबिन चेन। नेक्स्ट पॉइंट में क्या? कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन। कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन। दो क्लोजली लिंक्ड जीन से इसको कंट्रोल किया जाता है और दोनों जीन का नाम है HBA1 एंड HBA2। HBA1 एंड HBA2 ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। क्लियर? चलिए देखेंगे यहाँ पे, ये है HBA1 और ये है HBA2 जीन। ठीक है?
HbA1 एंड HbA2 जिन अगर ये रिसेसिव कंडीशन में रहेगा तो अल्फा ग्लोबिन चैन का जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है अल्फा ग्लोबिन चैन को बनाने के लिए। HbA1 एंड HbA2 क्या है? अल्फा ग्लोबिन चैन जिन, क्या है? अल्फा ग्लोबिन चैन जिन है, जो कि रहता है क्रोमोसोम नंबर 16 पे। ये याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे रहता है अल्फा ग्लोबिन चैन्स, क्या जिन, दो जिन है, HbA1 जिन एंड HbA2 जिन। क्लियर है? ये दो जिन है तो ये है 2 जिन, क्या? HbA1 एंड HbA2 जिन। याद रखना है क्रोमोसोम नंबर 16 पे दो जिन। दो जिन कहने का मतलब है 4 एलील, क्या भाई? 4 एलील है, ठीक है, 4 एलील है। और इसमें जो चेंज आता है ये म्यूटेशन के कारण आ सकता है या फिर डिलीशन के कारण आ सकता है, कॉज। वही ये जो अल्फा थैलेसीमिया का कारण है, ये क्या कारण हो सकता है? या तो म्यूटेशन या तो डिलीशन, या तो म्यूटेशन या तो डिलीशन। नेक्स्ट पॉइंट में इससे होगा क्या? अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और बीटा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ब्लड में जो भी हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन के पास मैक्सिमम 2 अल्फा ग्लोबिन चेन होता है एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन होता है। तो अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ऐसा लगता है कि बीटा वाले का अमाउंट क्या हो गया? बढ़ गया। आया समझ में? इस तरह से 4 एलिलिक जिन है, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। अगर ये चारों नॉर्मल है यानी अल्फा ग्लोबिन चेन जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना हो रहा है, क्या नेक्स्ट हो सकता है एक कंडीशन कि भाई ये ना क्या स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, यानी पर्सन अफेक्टेड हो जाएगा सीवियरली और उसको हो जाएगा अल्फा थैलेसीमिया। इफेक्ट, इस डिजीज में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? तो इफेक्ट तो ये देखने को मिलेगा क्या? डिक्रीज अल्फा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, डिक्रीज अल्फा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, अल्फा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। Decrease alpha globin chain synthesis and increase beta globin chain synthesis and increase beta globin chain। अल्फा थैलेसीमिया में बस आपको याद रखना है कि अल्फा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है कि इसके पास 2 जीन्स होते हैं जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे रहते हैं अल्फा ग्लोबिन चेन के, ठीक है। और ये जो अल्फा थैलेसीमिया है ये भी क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? ये भी हो जाएगा क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर्स, क्योंकि जो क्वांटिटी था अल्फा ग्लोबिन चेन का वो डिक्रीज हो गया। क्लियर है? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे अल्फा थैलेसीमिया के बारे में। जितना ज्यादा जीन अफेक्टेड होगा उतना थैलेसीमिया का इफेक्ट दिखेगा। ऐसा भी हो सकता है सर कि कैपिटल ए रहे और कैपिटल ए स्मॉल ए रहे, तो अल्फा ग्लोबिन चेन्स का अमाउंट थोड़ा सा कम अफेक्टेड होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्या हो जाए? अफेक्टेड हो जाए, दोनों म्यूटेटेड हो जाए, या 3 म्यूटेटेड हो जाए, एक नॉर्मल हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि चारों के चारों क्या हो जाए? म्यूटेटेड हो जाए। इस कंडीशन में ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी अल्फा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस कम हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट हेडिंग देंगे बीटा थैलेसीमिया। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया देखो, बीटा थैलेसीमिया जो है ना, इसमें क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ अफेक्टेड बीटा ग्लोबिन चेन, प्रोडक्शन ऑफ अफेक्टेड बीटा ग्लोबिन चेन। नेक्स्ट पॉइंट में ये जो बीटा थैलेसीमिया है वो सिंगल जिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और इसका जो जिन है
उसका नाम है HBB जीन और ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे रहता है। तो याद करने वाला बात आ गया कि भाई ये जो अल्फा थैलेसेमिया है ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे रहता है और 2 जीन्स में या तो म्यूटेशन या तो डिलीशन होगा तो अफेक्टेड हो जाएगा अल्फा थैलेसेमिया से पर्सन। नेक्स्ट है बीटा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया में क्या होता है, बीटा ग्लोबिन चैन का सिंथेसिस कम हो जाता है और बीटा थैलेसेमिया सिंगल जीन से कंट्रोल होता है और ये सिंगल जीन रहता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। इस पे क्रोमोसोम नंबर 11 पे। कारण क्या है बीटा थैलेसेमिया का, तो बीटा थैलेसेमिया का कारण है म्यूटेशन इन वन जीन। क्या है, म्यूटेशन इन वन जीन, या 2 एलिलिक जीन हो गया तो म्यूटेशन इन वन और बोथ जीन। समझ में आ गया। जैसे ये क्रोमोसोम नंबर अपना 11 है, एक मैटरनल एक पैटर्नल, है ना। क्रोमोसोम नंबर क्या है 11। इस क्रोमोसोम नंबर 11 पे, क्रोमोसोम नंबर 11 पे क्या होगा, एक सिंगल जीन होता है और इसका नाम होता है HBB जीन, हीमोग्लोबिन बीटा जीन या हीमोग्लोबिन बी जीन। इस जीन में म्यूटेशन के कारण, ओनली म्यूटेशन, डिलीशन नहीं बोल रहे, ओनली म्यूटेशंस, है ना, इसके कारण क्रोमोसोम नंबर 11 पे HBB जीन में म्यूटेशन होता है जिसके कारण बीटा थैलेसेमिया हो जाता है पर्सन को। तो यहां पे लिखेंगे कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन, कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। क्लियर है। कॉज म्यूटेशन। अब म्यूटेशन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कैपिटल बी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल। ऐसा भी हो सकता है कैपिटल बी स्मॉल बी हो जाए तो थोड़ा अफेक्टेड होगा, और ऐसा भी हो सकता है स्मॉल बी हो जाए तो बीटा थैलेसेमिया का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा समझ में। तो 2 एलिलिक जीन में सिंगल एलिलिक जीन के कारण भी बीटा थैलेसेमिया हो सकता है और दोनों एलिलिक जीन में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, बीटा थैलेसेमिया हो जाएगा। तो म्यूटेशन इन वन और बोथ जीन, म्यूटेशन इन वन और बोथ जीन, इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा यहां पे, और इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज बीटा ग्लोबिन चैन सिंथेसिस। क्या, डिक्रीज बीटा ग्लोबिन चैन सिंथेसिस, या हम बोल सकते हैं इंक्रीज अल्फा ग्लोबिन चैन सिंथेसिस, इंक्रीज अल्फा ग्लोबिन चैन सिंथेसिस। क्लियर है। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम देखते हैं अभी कि अगर बीटा थैलेसेमिया में 1 एलिलिक जीन म्यूटेट होगा तब क्या होगा और दोनों एलिलिक जीन म्यूटेट हो जाएगा तब क्या होगा। तो यहां तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देंगे, इफ 1 एलील म्यूटेट, इफ 1 एलिलिक जीन म्यूटेट, या फिर इफ 1 एलील म्यूटेट, और इधर हेडिंग देंगे इफ बोथ एलील म्यूटेट। अगर एक एलील म्यूटेट होगा यानी HB कैपिटल B, HB स्मॉल b, अगर दोनों एलिलिक जीन म्यूटेट होगा तो HB स्मॉल b एंड HB स्मॉल b, ये कंडीशन देखने को मिलेगा हमको। क्लियर है। इस कंडीशन को हम कहते हैं बीटा थैलेसेमिया माइनर, बीटा थैलेसेमिया माइनर। मतलब यहां पे हमको ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, माइल्ड और नो सिम्टम्स, माइल्ड और नो सिम्टम्स। नेक्स्ट, भाई ट्रीटमेंट का भी जरूरत नहीं है क्योंकि या तो माइल्ड सिम्टम होगा या तो सिम्टम्स होगा ही नहीं, तो रिक्वायर्ड नो ट्रीटमेंट।
नेक्स्ट, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन ये जो म्यूटेटेड जीन है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है, कैन ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, कैन ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट, अगर दोनों एलिलिक जीन म्यूटेटेड होगा यानी वहां पे हो जाएगा बीटा थैलेसेमिया मेजर। क्या हो जाएगा? बीटा थैलेसेमिया मेजर। क्या हो जाएगा? बीटा थैलेसेमिया मेजर हो जाएगा। बीटा थैलेसेमिया मेजर को हम कहते हैं कूलीज एनीमिया। क्या कहते हैं? कूलीज एनीमिया। क्या कहते हैं? कूलीज एनीमिया। ये मोस्ट सीवियर फॉर्म आ जाएगा, यानी रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट का रिक्वायर्ड है। तो मेजर सिम्टम्स, यहां पे क्या हो जाएगा? मेजर सिम्टम्स। ठीक है। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में हम करते क्या है? रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या करते हैं? रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये रहा, अगर वन एलिलिक जीन म्यूटेट होगा तब क्या होगा, और दोनों एलिलिक जीन म्यूटेट हो जाएगा तब क्या होगा? थैलेसेमिया। क्लियर है? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं थैलेसेमिया का कुछ मेजर सिम्टम्स क्या होता है और इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है। क्लियर है? ट्रीटमेंट क्या है ये भी देखेंगे। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है? पहला है इनइफेक्टिव ब्लड फॉर्मेशन, यानी इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोएसिस। ब्लड फॉर्मेशन को बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। इनइफेक्टिव ब्लड फॉर्मेशन, इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोएसिस, यानी जितना होना चाहिए ब्लड का फॉर्मेशन उतना नहीं हो रहा है, ब्लड का क्वांटिटी घट गया। इसीलिए तो थैलेसेमिया को कहते हैं क्या? क्वांटिटेटिव रिसेसिव ऑटोसोमल ब्लड डिसऑर्डर। क्लियर है? क्वांटिटेटिव, लेकिन सिकल सेल एनीमिया क्या था? क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर। याद रखिएगा। सिम्टम्स, पहला हो गया इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोएसिस। इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोएसिस। इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोएसिस। इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोएसिस के कारण पर्सन्स में हमेशा ब्लड का कमी रहेगा, और हमेशा ब्लड का अगर कमी रहता है तो जो कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं भाई? एनीमिया। ब्लड की कमी के कारण पर्सन्स हमेशा फैटिग फील करेगा, हमेशा थका हुआ फील करेगा, हमेशा उसको वीकनेस लगा रहेगा। क्या? हमेशा उसको वीकनेस फील होगा। उसके अलावा उसका जो बॉडी का कलर है वो पेल अपीयरेंस हो जाएगा। क्या? पेल अपीयरेंस बॉडी कलर हो जाएगा। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या हो जाएगा? हीमोलाइसिस, यानी जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसके पास जितना ग्लोबिन चेन्स होना चाहिए, जितना ग्लोबिन प्रोटीन होना चाहिए उतना नहीं है, तो उसका जो लाइफ साइकिल है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। समय से पहले ही वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। उसका हीमोलाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोलाइसिस हो जाएगा। जब हीमोलाइसिस हो जाएगा तो स्प्लीन को और लीवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्लियर? आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो बोलते हैं इसको हीमोलाइसिस। क्या? हीमोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, जिसके कारण बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ जाएगा और पर्सन को जॉन्डिस भी हो जाएगा। तो हीमोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के ब्रेकडाउन के कारण इंक्रीज्ड बिलिरुबिन,
इंक्रीज्ड बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन इंक्रीज होने के कारण पर्सन को क्या हो जाता है, जॉन्डिस। क्या होगा भाई, जॉन्डिस होगा। नेक्स्ट सिम्टम्स है बोन इनलार्जमेंट। क्या, बोन इनलार्जमेंट। मेनली ये बोन मैरो इनलार्जमेंट के कारण ऐसा होता है। बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो ब्लड को इफेक्टिवली जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है, या जैसा बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है, तो बोन मैरो खुद को एक्सपैंड करेगा और सोचेगा कि अधिक से अधिक क्या करें, हम ब्लड का फॉर्मेशन करें। तो जिसको भी क्या होता है, थैलेसेमिया होता है, उसका जो बोन मैरो होता है, मेनली फेशियल बोन मैरो, स्कल का बोन मैरो, वो इनलार्ज हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, स्प्लीन को ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और लीवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे हीमोलाइसिस होगा किसका, आरबीसी का हीमोलाइसिस होगा, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, यानी वहां पे लीवर को भी ज्यादा काम करने को मिलेगा। इसका मतलब स्प्लीनोमेगैली हो जाएगा और हिपैटोमेगैली हो जाएगा। क्या, स्प्लीनोमेगैली और क्या हो जाएगा, हिपैटोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली और हिपैटोमेगैली में क्या होता है, हिपैटोमेगैली में लीवर इनलार्ज हो गया और स्प्लीनोमेगैली में स्प्लीन इनलार्ज हो गया। क्लियर है। तो ये सब कुछ इसका सिम्टम्स है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस में क्या करते हैं, डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि जितना इफेक्टिव वे में, जितना जैसा हीमोग्लोबिन बनना चाहिए उतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जैसा बनना चाहिए हीमोग्लोबिन वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उस कंडीशन में हम देखेंगे क्या हीमोग्लोबिन के पास 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन है। अगर नहीं है, सिर्फ पता चला अल्फा चेन ही है, यानी पर्सन को क्या हो गया, बीटा थैलेसीमिया। अगर उसके हीमोग्लोबिन में सिर्फ अल्फा चेन ही है, यानी उसको हो गया बीटा थैलेसीमिया। और अगर पर्सन के हीमोग्लोबिन में सिर्फ बीटा चेन ही है, यानी उसको हो गया है अल्फा थैलेसीमिया। समझ में आया क्यों। चलिए, तो इसका पहचान हम करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से। किससे करते हैं हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो हम आदमी के ब्लड सैंपल्स का इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और उसमें हीमोग्लोबिन का क्वालिटी और क्वांटिटी देखेंगे कि कैसा है। क्या अल्फा ग्लोबिन वाला सिर्फ चेन है, यानी सिर्फ अल्फा ग्लोबिन वाला चेन है, यानी पर्सन को क्या हो गया है, बीटा थैलेसीमिया। और अगर ब्लड में सिर्फ बीटा ग्लोबिन चेन है, यानी पर्सन को क्या हो गया है, अल्फा थैलेसीमिया। समझ रहे हैं आप। चलिए, नेक्स्ट ट्रीटमेंट। तो इसका ट्रीटमेंट एक ही है, एक तो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ट्रीटमेंट क्या, ट्रीटमेंट है भाई, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और क्या ट्रीट हम कर सकते हैं भाई, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्या कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर है। यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कारण क्या है, ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। क्लियर है। या तो एक क्रोमोसोम या एक से अधिक क्रोमोसोम्स का अमाउंट कम हो जाएगा, या एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स एक या एक से अधिक का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम्स के कारण होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सबसे पहले हमको एक टर्म समझना होगा, एन्यूप्लॉइडी। क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कारण क्या है, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, क्या एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स। या तो एक क्रोमोसोम्स का अमाउंट गेन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या तो क्रोमोसोम्स का अमाउंट घट जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी का कारण क्या है, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन। क्या, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन। सेल डिवीजन में एनाफेज में होता है क्या, सेग्रीगेशन। और उस एनाफेज में अगर क्या हो गया, सेग्रीगेशन मेरा फेल हो गया, तो उस कंडीशन के कारण अराइज हो जाता है क्या, एन्यूप्लॉइडी। क्या हो जाता है, एन्यूप्लॉइडी। तो यहां पे लिखेंगे एन्यूप्लॉइडी का कारण क्या है, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड
failure of segregation of chromatid, failure of segregation of chromatid during cell division, during cell division, during cell division, during cell division result in gain or loss of chromosome. During cell division results in gain or loss of chromosomes. ठीक है, तो सेल डिवीजन के समय सेग्रीगेशन का फेल हो जाना, जिसके कारण गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम क्या कहलाता है, एनीप्लॉइडी कहलाता है। नेक्स्ट कंडीशन है पॉलीप्लॉइडी। क्या भी एक और टर्म है अपने को जो समझना है वो है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज, यानी न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा लेकिन टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, जिसके कारण क्रोमोसोम्स का कंप्लीट सेट किसी ऑर्गेनिज्म में बढ़ जाएगा और इस फिनोमेना को कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। और जनरली पॉलीप्लॉइडी कंडीशन हमको प्लांट में देखने को मिलता है, एनिमल में नहीं, कहां देखने को मिलता है, प्लांट में देखने को मिलता है। यानी पॉलीप्लॉइडी का कारण क्या है, फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज, फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर telophage, failure of cytokinesis after telophage, after telophase stays in cell division, telophase stays in cell division, telophase stays in cell division results in an increase in whole set of chromosome, results in increase in whole set of chromosomes in an organism, and this phenomena is known as what, polyploidy, जनरली seen in plants। ये जनरली कहां पे देखने को मिलता है, प्लांट्स में देखने को मिलता है। क्लियर है, तो यहां तक नोट डाउन करेंगे एनीप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, और नेक्स्ट हेडिंग देंगे डाउन सिंड्रोम, जो अपने एनसीईआरटी में दे रखा है डाउन सिंड्रोम। क्लियर है, तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, तो अभी आपके पास सामने एनसीईआरटी होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको खोल लीजिए। एनसीईआरटी से हम लोग इसको पढ़ेंगे, इससे बाहर पढ़ने का जरूरत नहीं है। डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले जिन्होंने डिस्क्राइब किया था उनका नाम था एल डाउन, ठीक है, और डाउन सिंड्रोम सबसे पहले डिस्क्राइब किया था किसने, एल डाउन ने, उन्हीं के नाम के बेसिस पे इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। इसको डिस्क्राइब किया था उन्होंने 1866 में। कब, 1866 में। देखो होता क्या है ना, देखो बात को समझना, कायदे से किसी के पास भी किसी भी क्रोमोसोम्स का कितना क्रोमोसोम्स होना चाहिए, 2 क्रोमोसोम्स होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये मेरा 9 क्रोमोसोम है, 9 और 9, तो ये 9 क्रोमोसोम पैटर्नल है और दूसरा 9 क्रोमोसोम मैटरनल है, ठीक है। लेकिन
सेग्रीगेशन के फेलियर के कारण या नॉन डिसेंशन के कारण एक 9 क्रोमोसोम्स का जो नंबर है मेरे सेल में बढ़ जाता है। यानी अब मेरे पास जो 9 क्रोमोसोम्स है वो क्या है, क्या है, 3 9 क्रोमोसोम है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। यानी प्रेजेंस ऑफ एडिशनल क्रोमोसोम्स, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ सर्टेन क्रोमोसोम्स क्या कहलाता है, ट्राइसोमी कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्राइसोमी कहलाता है, ट्राइसोमी। कायदे से ट्राइसोमी नहीं होना चाहिए था, होमोलोगस कंडीशन में होना चाहिए था। 9 मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम, तो ट्राइसोमी। और एक होता है मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है कि बस एक कॉपी रहेगा किसी क्रोमोसोम्स का, ठीक है, दूसरा कॉपी क्या हो गया, एब्सेंस हो गया। इस कंडीशन को कहते हैं मोनोसोमी। क्या कहते हैं, मोनोसोमी। क्लियर। तो ये डाउन सिंड्रोम जो है ना, डाउन सिंड्रोम, इसका कारण है प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। यानी कि 21 नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है, क्या 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है किसी पर्सन में, उसका अगर नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा, क्या उसका एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, ट्राइसोमी कंडीशन। यानी 21st क्रोमोसोम्स का ट्राइसोमी कंडीशन। और 21st क्रोमोसोम्स का ट्राइसोमी कंडीशन होगा जिसके कारण पर्सन को क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डाउन सिंड्रोम का कारण, आपको जवाब देना है एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। क्या, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, यानी ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। यानी डाउन सिंड्रोम का कारण है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। एनसीईआरटी में एक कैरियोटाइप दे रखा है। कैरियोटाइप कहने का मतलब है क्रोमोसोम्स का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है इस तरह से करके, ठीक है। और देखो क्रोमोसोम नंबर 21 जहां पे ना, वहां पे 3 क्रोमोसोम है, यानी एक एडिशनल कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम है, यानी इसको बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, जिसके कारण ये डिजीज होता है, सॉरी ये सिंड्रोम होता है, क्या, डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम और डिजीज में क्या डिफरेंस है, सिंड्रोम क्या होता है ना, ये डिजीज का ग्रुप है, इसमें एक सिम्टम्स नहीं रहेगा, बहुत सारे सिम्टम्स रहेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंड्रोम। तो अब बात आता है कि डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है, पता चल गया, एडिशनल कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम्स, एडिशनल कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम, यानी ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम्स। चलिए, तो पर्सन को क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। डिस्क्राइब करने वाले पहले साइंटिस्ट इसको थे एल डाउन। कब किया था इन्होंने डिस्क्राइब इस डिजीज को, 1866 में। कब, 1866 में। सिम्टम्स क्या है, तो जो पर्सन होगा ना इसमें, जिसको डाउन सिंड्रोम होगा, ठीक है, तो उसका जो नेक वाला रीजन होगा वो काफी छोटा होगा, लेकिन हेड वाला जो रीजन होगा काफी ब्रॉड होगा। चेहरा आगे से फ्लैट होगा, ब्रॉड होगा, पीछे का हेड भी फ्लैट होगा और ब्रॉड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड टंग होगा, मतलब टंग जो होगा ना ऐसे घुमा करके रहेगा, समझ में आ गया, फॉरवर्ड टंग होगा। और जीभ चूंकि बहुत बड़ा है, टंग तो बहुत बड़ा है और उसको मोड़ के रखना पड़ता है, तो जो बच्चा है या जो पर्सन है उसका मुंह हमेशा थोड़ा सा खुला रहेगा। पार्शियली ओपेन्ड माउथ, देखो डायग्राम में दे रखा है, ठीक है, पार्शियली ओपेन्ड माउथ होगा और फॉरवर्ड टंग होगा। उसके अलावा डायग्राम में देखिए तो ब्रॉड फ्लैट फेस है या फिर ब्रॉड बैक हेड है, ठीक है, वो भी फ्लैट। नेक्स्ट बिग एंड रिंकल टंग होगा, पता है आपको, बिग एंड रिंकल टंग। उसके अलावा कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होगा, ये जो बच्चा है इसको बचपन से ही हार्ट का कोई बीमारी होगा, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट है मेनी लूप्स ऑन हैंड, मतलब हाथ पे ना बहुत सारे क्रीज होंगे, मतलब बहुत सारा लाइनिंग होगा, जैसे हमारे पास 3 होता है ना लाइनिंग, लेकिन जिसको डाउन सिंड्रोम होगा ये मोर देन 3 लाइंस होगा, ठीक है, मोर देन 3 रेखाएं होंगी। तो इसका जो पाम होगा वो भी हाईली क्रीज होगा, उस पर बहुत ज्यादा रेखा होगा, और जो फिंगर्स होगा उसमें भी डिजिट जो है ना वो 3 से अधिक होगा, यानी मेनी लूप्स ऑन हैंड, ठीक है। उसके अलावा फिजिकली ये ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, फिजिकल साइकोमोटर होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं होगा जैसा होना चाहिए, मेंटली रिटार्डेड पर्सन होगा। क्लियर। तो ये है पूरा डाउन सिंड्रोम के बारे में। एनसीईआरटी से एक बार इसको पढ़िए, डाउन सिंड्रोम। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्या, लाइन फिल्टर सिंड्रोम।
ये डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है ट्राइसोमी ऑफ व्हाट 21st क्रोमोसोम, यानी 21st क्रोमोसोम में 3 कॉपी होगा 21st क्रोमोसोम का, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, क्या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, क्लियर, क्या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स आ जाएगा पर्सन के पास। यानी कि देखो जो पर्सन है उसके पास कायदे से 22 पेयर ऑटोसोम्स होना चाहिए और 1 पेयर एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए, मतलब 1 पेयर एक्स। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन बताता है वो अगर ये मेल है तो एक्स वाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, यानी यहाँ पे एक्स एक्स वाई देखने को मिलता है। लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो इंडिविजुअल है उसको हम क्या बोलेंगे, मेल या फीमेल, उसको बोलेंगे मेल, ठीक है, क्योंकि एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया है, ठीक है। लेकिन वाई क्रोमोसोम्स है तो वाई क्रोमोसोम्स के प्रेजेंस के कारण ये रहेगा तो मेल, क्लियर है। चलिए, यानी अगर आपको बोला जाए लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कैरियोटाइप क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम्स कितने होंगे, तो इसके पास इसका जो कैरियोटाइप होगा वो होगा 47। क्या हो जाएगा भाई 47, 46 नहीं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स बढ़ गया 47, क्या क्लियर है। चलिए, तो 47 लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है, क्या एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स का अमाउंट बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे जो इंडिविजुअल होगा उसके पास ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, यानी सब कुछ उसके पास मेल के जैसा होगा, लेकिन उसके साथ कुछ फेमिनाइन डेवलपमेंट भी होगा, फीमेल कैरेक्टर्स भी होगा, जैसे ब्रेस्ट का जो साइज है वो इनलार्ज हो जाएगा, क्या ब्रेस्ट का जो साइज है वो इनलार्ज हो जाएगा, फेमिनाइन डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट को हम क्या कहते हैं, शुरू में ही पढ़े थे, अगर मेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा ड्यू टू एडिशनल एक्स क्रोमोसोम या ड्यू टू एडिशनल सेक्स हार्मोन्स, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया। तो यहाँ पे गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा, और ये जो मेल होगा वो स्टेराइल होगा, क्या होगा, मेल स्टेराइल होगा। तो लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कैरियोटाइप याद रखेंगे 22 पेयर ऑटोसोम और एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या आ जाते हैं टर्नर सिंड्रोम, अपने एनसीईआरटी में ये लास्ट डिजीज दे रखा है टर्नर सिंड्रोम, ये लास्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दे रखा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम्स, क्या एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम 1 एक्स क्रोमोसोम, यानी इसके पास 22 पेयर तो होगा क्या ऑटोसोम और एक्स और ओ होगा, ठीक है। क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स नहीं है तो बोलेंगे इसको मेल या फीमेल, ये है फीमेल, समझ में आ गया। एक एक्स क्रोमोसोम लॉस हो गया, यानी ये कंडीशन है मोनोसोमी का। किसका कंडीशन है, मोनोसोमी का, ठीक है, ये मोनोसोमी का कंडीशन हो गया। याद रखना है कि 1 पेयर ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम एब्सेंस हो जाता है फीमेल से, यानी कैरियोटाइप आपको यहां पे जो देखने को मिलेगा, कैरियोटाइप टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां देखने को मिलेगा 45 देखने को मिलेगा। यहां पे जो फीमेल है वो फीमेल स्टेराइल होगी, ओवरी रिडुमेंट्री होगा यानी अंडर डेवलप्ड होगा, और फीमेल के पास किसी भी तरह का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं होगा, क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होगा, फेमिनाइन बॉडी नहीं होगा, क्लियर है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट नहीं होगा। तो टर्नर सिंड्रोम याद रखना है, टर्नर सिंड्रोम में जो इंडिविजुअल है वो क्या है, फीमेल। लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो इंडिविजुअल है वो क्या है मेल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम में जो इंडिविजुअल है वो क्या है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, यानी फीमेल को भी डाउन सिंड्रोम हो सकता है और मेल को भी डाउन सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि ये ऑटोसोम्स के कारण होता है ना, इसलिए, क्लियर है। तो ये था पूरा अपना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, और उसके साथ ये चैप्टर अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस खत्म होता है।
होमवर्क आपका क्या है कि कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार बना जाना है। कोई भी अगर उसमें डाउट आता है तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। उसके अलावा आपके सीट में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को भी करना है। उसके अलावा क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, पहले इतना करना है, उसके बाद आप अपने सीट का क्वेश्चन भी करेंगे। उसमें कोई डाउट आता है तो आपको जरूर पूछना है।